हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं सलाम इश्क इश्क मेहरबा का सीजन 2। तो चलिए नॉवेल की तरफ बढ़ते हैं। मुझसे अब बात ना करना तुम, ईशा ने सख्त लहजे में जुहान को देखकर कहा। ईशू, क्या मसला है? क्यों हर वक्त बिला वजह गुस्सा करती रहती हो? जुहान उसको देखकर गहरी सांस भरता रह गया। तुम्हारी वजह से हानि हमारे हाथ आया बड़ा प्रोजेक्ट निकल गया। तुम्हें अंदाज़ा है वो हमारी कंपनी के लिए किस कदर फ़ायदेमंद होता, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी की वजह से बनी बनाई हर चीज़ चौपट हो गई। ईशा के चेहरे पर नागवारियत फैली हुई थी। नुकसान और फ़ायदा, ये दोनों चीज़ें बिजनेस का हिस्सा हैं। हमें इन दोनों चीज़ों के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए, ना कि यूं हाइपर होना चाहिए। जुहान ने हमेशा की तरह तहम्मुल का मुजाहरा किया। ये बात मैं जानती हूँ, पर तुम मेरी बात समझे नहीं। ये लॉस जो हुआ है ना, वो हमें हमारी अपनी लापरवाही की वजह से हुआ है, ईशा ने बताया। उसके लिए मैं सॉरी कर चुका हूँ। तुम कहो तो आउटिंग पर भी बाहर ले जाता हूँ, लेकिन तुम रिलैक्स रहो, सुहान ने कहा। तो ईशा ने गहरी सांस खारिज की। मैं ठीक हूँ, बस रेस्ट करना चाहती हूँ, ईशा ने संजीदगी से जवाब दिया। अच्छा सुनो, उसको अपने कमरे की तरफ बढ़ता देखकर जुहान ने आवाज़ दी। सुनाओ, ईशा ने सवालिया नज़र से उसको देखा। गांव से कॉल आई थी, जुहान ने बताया। तो ईशा जानना पाई, अगर सबको का रिश्ता आ रहा है तो हमें गांव जाना चाहिए। हम हमेशा साथ होते थे, इस बार भी होना चाहते हैं, वरना वो लोनली फील करेंगी। जुहान ने संजीदगी से अपनी बात बयान की। हम जाएंगे उनके पास, ईशा ने जवाबन कहा। तो जुहान पुरसुकून होता मुस्कुराया था, जबकि ईशा एक नज़र उस पर डाले ऊपर की जानिब बढ़ गई थी। सिकंदर दुआ के साथ बैठा कल का शेड्यूल डिस्कस कर रहा था, जब उसके सेल फोन पर मैसेज ट्यून बजी, जिस पर वो अलर्ट हुआ, क्योंकि ये उसका पर्सनल सेल फोन था, जहां सिवाय फैमिली मेम्बर्स के कोई और उसको कॉल या मैसेज नहीं कर सकता था। तभी उसने मैसेज ओपन किया तो देखा सुहान की तरफ से आया था। कल हमें गांव जाने के लिए निकलना है। अगदस अप्पू के लिए रिश्ता आया है और हमारा होना ज़रूरी है। अगर हो पाए तो अपने प्लान्स कैंसिल करना। ये मैसेज पढ़कर वो ज़ेरे-लब मुस्कुराया था। आई विल बी देयर ऑन टाइम, उसको रिप्लाई देता वो दुआ की तरफ मुतवज्जा हुआ। दुआ, हमें कल के प्लान्स कैंसिल करने होंगे, सिकंदर ने जूस का घूंट भरकर कहा। वाई? ये वीकेंड हम कैसे वेस्ट होने दे सकते हैं? फिर तुम और हम दोनों बिजी हो जाते हैं। दुआ को अचानक उसका कहना समझ न आया था। मुझे ज़रूरी काम से बाहर जाना है तो कल पॉसिबल नहीं, सिकंदर ने शानें उचकाकर कहा। तो वो उसका मुंह तकती रह गई। मैं कैसे आ सकता हूँ? रयान जुहान की बात पर परेशान हुआ। क्यों, इस्लामाबाद इतना दूर भी नहीं जो तुम यहाँ नहीं आ सकते? जुहान को उसकी बात समझ न आई। वहाँ हर कोई मुझसे खफा है, रयान ने बताया। तो यहाँ आकर उनकी खफगी को दूर कर दो, लेकिन कल तुम्हें कैसे भी करके हमारे साथ होना है। मान नहीं है, लेकिन उसकी कमी को हम तीनों ने मिलकर पूरा नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट कम ज़रूर करनी चाहिए। अगर सबको को पता होना चाहिए, वो नहीं तो हम तीनों हैं उनके साथ, जोहान ने संजीदगी से कहा। मैं फ़्लाइट बुक करवाता हूँ, कल आ जाऊँगा। मुझे याद है मान की बात, जब उसने जाते हुए कहा था मेरी बहनों को अकेला न करना। मैं जा रहा हूँ, लेकिन इत्मीनान है कि मेरे बाद मेरी बहनों के 3 और भाई मौजूद हैं जो उनकी ढाल बनेंगे, रयान ने कहा। तो जोहान उदास सा मुस्कुराया। ठीक है, फिर कल हवेली में मुलाकात होगी। पता तो चले अचानक से ये किसका रिश्ता आ गया जो अकदस अप्पो ने इनकार भी ना किया। जोहान ने पुरसोच लहजा अपनाया। कौन सा नमूना है, कल पता चल जाएगा, रयान ने कहा, इस बात से बेनियाज के वो जिसके बारे में बोल रहा था वो कोई नमूना ना था, चलता फिरता तूफान और आग का शोला था। वो शोला जब जाने कहाँ किस पर भड़क उठे, किसी को कुछ पता न चलता था। सारी तैयारियां हो गई हैं, आतिश ने सेल फोन में देखकर मसरूफ लहजे में अपनी माँ से सवाल किया। ऑलमोस्ट, बस ये ड्राइवर सारे सामान गाड़ी में डाल दे, फिर चलते हैं। सफ़र भी लंबा गुजरने वाला है। वर्दा लुगारी कैमरा ऑन किए अपना चेहरा देखकर उसको बताने लगी। सामान में क्या कुछ है? आतिश ने सवाल किया। यही बस फल फ्रूट, मिठाइयों के टोकरे और शगुन का कुछ सामान, जो तुमने कहा था कि कपड़े वगैरह भी होने चाहिए, साथ में इंगेजमेंट रिंग भी, क्योंकि हर चीज़ तैयार है, वर्दा लुगारी ने बताया। आपके शोहर कहाँ हैं? आतिश ने हंकार भरकर पूछा। कौन? वर्दा लुगारी का पूरा ध्यान अपने सेल फोन पर था, जिस वजह से वो उसकी बात पर गौर न कर पाई। मेरे ख्याल से आपका एक ही इकलौता शोहर है, जिसका नाम आफाक लुगारी है। उम्र यही कोई 50 से 2-3 साल आगे होंगे।
कद काट मेरा जितना है, यहीं घूमते फिरते कल नजर आ रहे थे, अब नहीं है। अब आप औरत ना होती तो मैं सोचता कि खुफिया 2-3 शोहर आपने मुख्तलिफ शहर में रखे होंगे, और अब आपको कन्फ्यूजन है कि बात किस वाले शोहर की हो रही है। जैसे डेट ने खुफिया बीवियां बनाई हुई हैं, उन पर ऐसा सवाल जचता भी है, इस्लाम ने इजाज़त भी दी हुई है। आतिश ने अपनी हल्की घनी ब्रेड पर हाथ फेर कर कहा, तो वर्दा लुगारी होंग बनी अपने खुबरू बेटे की गुहर अफशानी सुनने लगी। शर्म करो, माँ से ऐसी नाजिबा गुफ्तगू कौन करता है? वर्दा लुगारी ने मलामत करती नज़र से उसको देखकर कहा, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, वो कहाँ है? जबकि 3-4 दिन पहले मैंने उनको बोल दिया था कि हमें रिश्ते की बात करने जाना है। आतिश ने संजीदगी से उनको देखकर सवाल किया। 100 काम होते हैं उनको, उन्हीं में मसरूफ़ हैं आफाक। लेकिन मैं चल रही हूँ ना साथ, फिर बस बात ख़त्म। वैसे भी ये मामला औरतें देखती हैं, तुम्हारा साथ आना भी ज़रूरी नहीं। बरदा लुगारी ने उसको देखकर जवाब दिया, मेरा जाना आपसे ज़्यादा ज़रूरी है, उनको जताकर कहते। आतिश ने आफाक लुगारी के पर्सनल सेल फोन पर एक मैसेज छोड़ा, वो जानता था अब आफाक लुगारी ज़रूर आएगा। चलो अब, वर्दा लुगारी ने कहा तो अपने कारनामे से मुतमईन होता वो बाहर जाने लगा कि नज़र लॉन में बास्केटबॉल खेलती इशाल पर पड़ी, जो अपने रूफ होलिये में अकेले खेलने में मसरूफ़ थी। तुम्हें अलग से इनविटेशन कार्ड दूं कि आज हमें बाहर जाना है? आतिश ने उसको घूरती हुई निगाहों से देखकर कहा। तुम मुझसे बात कर रहे हो? बॉल को पकड़ती वो उसको देखकर बोली, हाँ बदकिस्मती से। आतिश ने चबा चबा कर लफ्ज़ अदा किए। काम की बात पर आओ फिर, इशाल ने कहा। आज मेरे रिश्ते की बात होगी, तुम्हें चलना था, फिर यहाँ इस हुलिये में क्यों हो? 5 मिनट में जल्दी से तैयार हो जाओ, आतिश ने संजीदगी से कहा। नो इंटरेस्टेड, इशाल ने नखुवत से सर झटक कर कहा। सोच लो, अगर तुम ना आई तो तुम्हारी बारी में भी मैं नहीं होऊंगा, और शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि लड़के वाले सबसे पहले लड़की के भाई के बारे में जानकारी लेते हैं। उसका होना लाजिम मुलाजिम होता है। अगर मैं नहीं तो तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा इंप्रेशन काफ़ी गलत पड़ेगा उन पर। सोचेंगे कि लड़की ने ऐसा भी क्या कर दिया जो उसका भाई अपनी इकलौती बहन के ज़रूरी दिनों में शिरकत ना करने आया। आतिश ने शानें उचकाकर कहता जाने लगा, रुको मैं चलती हूँ। बॉल को दूर फेंककर घास से अपनी जैकेट उठाए इशाल ने झट से कहा और उसकी तरफ दौड़ लगा दी। बिलाशुबा आतिश अपनी बातों में हर एक को अच्छे से उलझाया करता था। ऐसे चलोगी? आतिश ने रुक कर उसका जायजा लेते हुए कहा, जो अपने योगा करने वाले ड्रेस में थी, जिसमें एक छोटी ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट थी। बाल उसके पौनी में मुकीद थे, जबकि पाँव में जॉगिंग शूज थे। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी नींद से उठी हो। कोई एतराज़? मैं तो सादगी में भी जलवे बिखरती हूँ। मेरी नहीं, तुम अपनी फिक्र करो। अपने ऐसे हुलिये में भी तुमसे ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा मेरा, इशाल ने एक अदद से कहा। तो उसकी बात पर आतिश अपना सर नफ़ी में हिलाता गाड़ी की तरफ बढ़ा, तो अपने बालों से पौनी निकालकर उनको हाथ से सहलाकर वो जैकेट पहनकर झट से एक गाड़ी में बैठ गई। 3-4 घंटे के करीब वो मतलूबा जगह पहुंचे तो नज़र सामने खड़ी शानदार हवेली पर गई, जिसकी गेट पर चौकीदार हथियार लिए खड़े थे। गाड़ी से आतिश काफ़ी रौबदार अंदाज में निकला था। उसके बरक्स इशाल जम खाकर उतरी तो हवेली को देखकर उसकी आंखों में सताइश उभरी। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल, इशाल तारीफ़ी अंदाज में बोले बगैर ना रह पाई। अंदर चलकर एक जगह घुंघू की तरह बैठ जाना। बिलाशुबा जैसा तुम्हारा हुलिया है ना, ऐसा लग रहा है जैसे आते हुए हमने किसी फकीरनी को उठाया है। आतिश उसको घूर कर कहता अंदर की तरफ बढ़ा था, जबकि उसकी बात पर इशाल ने खा जाने वाली नज़र से उसको घूरा था और अपने हाथों को ऐसे खड़ा किया जैसे उसका गला दबाने का इरादा हो। उस दिन बड़ा भाई बन रहा था और अब अपनी कुलोपुत्रा नजर आने वाली बहन को फकीरनी का लक़ब देते हुए ज़रा शर्म ना आई इसको। आहिस्तगी से बड़बड़ाती इशाल भी अंदर जाने लगी थी कि नज़र अचानक हवेली के वसत पर खड़े एक शख्स पर गई, जो एक हाथ पैंट की जेब में फंसाए दूसरे हाथ से किसी से फ़ोन पर बात करने में था। इशाल को गौर करने की ज़रूरत न थी, वो बगैर गौर किए जान गई कि सामने खड़ा इंसान सुहान उसकी नीली आंखों वाला था। ओ खुदाया, ये नीली आंखों वाला यहाँ कैसे? अपना रुख जल्दी से पलटकर वो परेशानी से बड़बड़ाई, फिर नज़र नीचे किए खुद को देखा तो उसका मुंह बिगड़ा। फकीरनी बनकर आओगी तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? कुछ देर पहले खुद को क्लूपतरा कहने वाली को अब अपना आप फकीरनी जैसा लगा था। उंगली दांतों तले दबाए वो परेशान हुई कि अब क्या करे।
جانا تھا بھی، لیکن اب ایسے جانے کا اس کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس کو یاد آیا کہ وردہ لغاری نے کچھ کپڑے خریدے تھے جو وہ آتش کی ہونے والی بیوی کو دیتے۔ اس نے بے ساختہ شکر کا کلمہ پڑھا اور گاڑی سے سامان نکالتے کارٹس کی طرف تیزی سے آئی۔ ایک منٹ، وہ جو اب شاپنگ بیگز نکالنے والے تھے، اشال کی آواز پر جلدی سے وہ سیدھے کھڑے ہوئے۔ یہ مجھے دو اور اب جاؤ۔ سارے بیگز میں سے ایک بیگز کو پکڑتی وہ ان کو جانے کا کہنے لگی تو وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے چلتے بنے، جس پر ایک احتیاطی نظر وہ چاروں اطراف دوڑاتی گاڑی میں بیٹھ کر اس کے دروازے کو لاک کیے۔ چل اشال، یہ کام بھی کر کے دیکھ، زندگی میں یہی کرنا تو رہ گیا تھا، سرگوشی نما آواز نے خود سے کہتی وہ گاڑی میں اپنے کپڑے بدلنے لگی، جس میں وہ ڈریس تھا جو اس نے کبھی نہ پہنے تھے لیکن آج مجبوری کے تحت اس کو پہننے پڑ رہے تھے۔ اف، گز بھر کر دوپٹہ میں کیسے سنبھالوں گی، اور یہ جوگیز گاؤں آ کر تو میں واقعی پینڈو جیسا گیٹ اپ کرنے لگی ہوں۔ ڈریس پہن لینے کے بعد وہ خود کو دیکھ کر تعجب سے بولی۔ لیمن کلر کے خوبصورت پرنٹڈ شلوار قمیض میں ملبوس وہ نیٹ کے بڑے سے دوپٹے کو پریشان کن نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار ایسا ڈریس پہنا تھا جو اس پر کافی جچ رہا تھا، لیکن وہ کافی بیزار ہو رہی تھی۔ اف، یہ گلا! ڈریس کا چھوٹا گلا اس کو گرمی دینے لگا تھا، لیکن خود پر جبر کرتی وہ بیک مرر سے اپنے بالوں کو سنوارنے لگی تھی۔ پہنتے کیسے ہیں دوپٹے کو؟ اب اس کو نئی فکر لاحق ہوئی۔ سر پر پہنتے ہیں پاگل لڑکی، اپنی عقل پر ماتم کرتی طے شدہ دوپٹہ بغیر کھولے جیسا آیا ویسے پہن کر گاڑی سے باہر نکلی۔ ڈیئر ایش، گاڑی میں کپڑے بدلنا بھی کسی ایڈونچر سے کم نہیں، پہلے بھی یہ تمہیں ٹرائی کرنا چاہیے تھا۔ گاڑی کو دیکھتی وہ مسکرا کر خود سے باتیں کرتی حویلی میں جانے لگی، لیکن اتنی بڑی حویلی دیکھ کر وہ جان نہ پائی کہ جانا کس طرف ہے۔ ابھی وہ 2 قدم آگے چلی کہ سائڈ پر اس کو آتش کھڑا نظر آیا تو وہ جلدی سے اس کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ جی آپ کون؟ آتش نے ایک نظر ڈالے پوچھا۔ وہ جان نہ پایا کہ سامنے اس کی اپنی بہن کھڑی ہے، وہ فقیر نے جس کو سڑک سے اٹھایا لائے تھے۔ اشار نے تب کر جواب دیا تو جو جانی پہچانی آواز سن کر آتش نے غور سے اس کو دیکھا۔ یہ تم منٹوں میں پرویز سے پروین کیسے بن گئی، اور یہ کیا پہنا ہے؟ آتش نے کافی حیران نظر سے اس کو دیکھ کر سوال کیا۔ نظر نہیں آ رہا کپڑے ہیں، اب چلو، اشال نے بزارگی سے کہا۔ سر سے پگڑی تو اتارو، آتش نے کہا۔ یہ دوپٹہ ہے، اشال نے دانت پیس کر کہا۔ ایسے پہنتے ہیں؟ آتش کو ہنسی آئی تھی اس کو عجوبہ بن کر دیکھ کر۔ تمہیں بڑا پتہ ہے؟ اشال کو اس کا مذاق اڑانا پسند نہ آیا۔ ایک منٹ بیٹھ۔ اپنے فون کو واسکٹ کی جیب میں ڈالتا وہ اس کے سر سے دوپٹہ نکالے کھول کر اچھے سے اس کے گرد اڑایا تو اشال کے بالوں میں تھوڑا کھچاؤ آیا، جس پر وہ اچھے سے اس کے بال سیٹ کرتا دوپٹہ سر پر پہنایا۔ پرفیکٹ۔ اپنی کارروائی سے مطمئن ہوتا وہ اس کو دیکھ کر بولا تو اشال منہ کے 1000 زاویے بنا کر خود کا جائزہ لینے لگی۔ ایسے پہنتے ہیں دوپٹہ؟ اس کے سر پر ہلکی سے چپٹ مار کر کہتا اس کا ہاتھ پکڑے وہ اس کو لیے اندر کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم۔ فہا نے ان لوگوں کو آتا دیکھ تو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ وردہ بیگم ان کو سلام کا جواب دیتی ان کی پیچھے دیکھنے لگی جہاں ریان، زوہان، سکندر قطار میں کھڑے تھے۔ یہ ہمارے بھانجے ہیں، فہا نے ان کی نظروں کا تعاقب کیے بتایا۔ میرا نام ریان ہے، میں زوہان، میں سکندر عاشر ہوں۔ ان تینوں نے باری باری اپنا تعارف کروایا، لیکن زوہان اشال کو دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا جو اس کو دیکھنے پر آنکھ کا کونا دبا گئی، لیکن وہ حیران بس اس کے کپڑوں کو دیکھ کر ہو رہا تھا۔ اندر آئیں۔ فہا بلو شلوار قمیض میں ملبوس بے نیاز کھڑے آتش پر نظر ڈالتی تو وہ اندر کی طرف بڑھے تھے۔ ماں مغربی اور اولاد مشرقی۔ ڈائننگ روم میں داخل ہوتے سکندر نے آہستہ آواز میں کہا تو ریان نے مسکراہٹ دبائی۔ ابو مہمان آ گئے ہیں، ماں کمرے میں داخل ہوتی اقدس کو بتانے لگی۔ پاس بیڈ پر بیٹھی عشا کسی کو میل سینڈ کرنے میں مصروف تھی۔ جی اچھا۔ اقدس کو جانے کیوں گھبراہٹ سی ہونے لگی۔ جی لیکن آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ ماں اس کے پاس بیٹھ کر بولی تو عشا نے چونک کر سر سیل فون سے اٹھائے اس کی طرف دیکھا جو اسکائی بلو کلر کے شلوار قمیض میں ملبوس سیم دوپٹہ سر پر اچھے سے لیا ہوا تھا اور ساتھ میں اسکن کلر کی شال اپنے اطراف اڑائی ہوئی تھی، لیکن چہرے سے وہ کافی الجھی ہوئی تھی۔ پریشان تو نہیں ہم؟ اقدس زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی۔ آپ کا یہ رویہ کافی عجیب ہے، ایسا تو کبھی آپ نے بیہیو نہیں کیا۔
रिश्ते तो पहले भी आपके लिए आते रहे हैं, माँ ने फिर कहा तो ईशा उठकर अकदस के पास आई। ईशा का ड्रेसिंग स्टाइल बदल गया था। जब से वो ऑफिस को वक्त देने लगी थी तब से आम हालात में भी उसकी ड्रेसिंग कैजुअल होती थी। आज उसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी जबकि शर्ट के ऊपर ब्लैक कोट लिया था। स्ट्रेट बाल कंधे के दाएं तरफ थे। चेहरे पर मुस्कुराहट की हल्की रमक तक ना थी। अपने हुलिये से वो एक प्रोफेशनल बिजनेस वूमेन भी मालूम होती थी। अगर आप खुश ना थी तो इनकार कर देती। ईशा ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी होती उससे बोली, हम खुश हैं, बस कंफ्यूज हैं। जाने आज क्या बनेगा। अकदस ने उसको देखकर बताया, जो भी होगा अच्छा होगा, आप परेशान ना हो। महा और ईशु अप्पू बाहर जाते हैं ये देखने कि लड़का कैसा है क्योंकि इस बार वो आया है। अब तब तक यहाँ इंतजार करें। महा ने उसको देखकर कहा तो वो महज सर को जुम्बिश दे पाई। क्या प्यार है बहन भाई का, ये देखकर तो मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। सिकंदर सोफे पर रयान और जुहान के दरमियान बैठा सामने आतिश और ईशा को देखकर बोला, जिनका हाथ एक दूसरे के हाथ में था। आतिश मुसलसल अपने सेल फोन में मसरूफ था जबकि फाहा वर्दलुगारी के किसी सवाल का जवाब दे रही थी। लेकिन सिकंदर की बात पर रयान और जोहान ने बेवक्त उसको घूरा तो वो घबरा सा गया। ये होती है बहन, देखो कैसे अपने भाई के साथ जुड़कर बैठी है, और एक मेरी अनोखी बहन है जो मेरी तरफ देखना तक गवारा नहीं कर रही। ईशा को बाहर आता देखकर रयान दुखी लहजे में बोला तो सिकंदर हमदर्दी से उसका कंधा थपथपाने लगा। वैसे ये वही है ना। रैन ने गौर से इशाल को देखकर सिकंदर से कहा, वो कौन? सिकंदर ने पूछा। अरे वही फुलझड़ी जो यूनी ऐसे आती थी जैसे बाप का घर हो। रैन ने बताया तो उसके दिमाग में अचानक से कुछ क्लिक हुआ जबकि जोहान खामोश बैठा था। अरे हाँ, ये तो पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई है, लेकिन मैं पहचान न पाया, शायद अपना ड्रेसिंग स्टाइल इसने चेंज किया है। सिकंदर उसकी बात से इत्तेफाक करता बोला, पता है क्या, जिस तरह से अपने सर से सरकता दुपट्टा वो बार बार ठीक करने में लगी हुई है ना, इससे मेरी जनरल नॉलेज यही बोल रही है कि जरूर इसने पहली बार इन कपड़ों को देखा है। रयान अंधेरे में तीर फेंक कर बोला, लेकिन ये तो काफी अमीर है, फिर ऐसे कपड़े कभी क्यों ना देखे। लेने की सकत न थी तो गूगल कर लेती। सिकंदर को काफी अफसोस हुआ जानकर। घोंचू, मेरे कहने का मतलब था कि इसने पहली बार ऐसा ड्रेस पहना है, तभी कैरी करना नहीं आ रहा। रयान ने उसकी अकल पर गोया मातम किया। हाँ अब समझा, यानी ये फूलझड़ी अब सती सावित्री बन गई है। सिकंदर समझने वाले अंदाज में सर को जुम्बिश देते बोला, अस्सलाम वालेकुम। माँ ने मुस्कुराकर सबको सलाम किया और फहा के साथ बैठ गई। ईशा जबकि अब खड़ी गौर से इशाल को देखती इसके पाँव को देखने लगी। जहाँ जोगिर्स जो उसने पहने थे वो उसके ड्रेस से मैच नहीं थे। इशाल का चेहरा उसको काफी जाना पहचाना सा लगा, लेकिन उसको याद ना आया था। वही महा गौर से आतिश को देखकर उसको पहचानने की कोशिश कर रही थी जो उसको देखा देखा सा लग रहा था। वालेकुम अस्सलाम, सबने उसको सलाम का जवाब दिया। मेरा हाथ छोड़ो, पसीने से तर हो गया है। इशाल ने कदरे धीमी आवाज में आतिश के कान के पास सरगोशी नुमा आवाज में कहा तो वो उसको एक घुरी से नवाजता अपना हाथ पीछे करने लगा। लड़की को बुलवाएं आप? वर्दा लुगारी ने फहा को देखकर कहा। जी, लेकिन अभी बाबा साई नहीं आए, वो डेरे पर हैं, माँ ने जवाबन कहा। उन्होंने क्या कभी अपनी बेटी को नहीं देखा जो उनके आने का इंतजार है? आतिश बोले बगैर ना रह पाया। दरअसल सारे मामला वो तय करेंगे ना। इस बार फहा ने संजीदगी से कहा तो आतिश ने अपनी आईब्रो पर अंगूठा मसला था। मेरा नहीं ख्याल कि खालू आएंगे। रैन ने अपनी राय दी। वो क्यों नहीं आएंगे? सिकंदर को ताज्जुब हुआ। जिस कदर अकदस अप्पो उनको प्यारी है, मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी उनकी शादी करवाएंगे। रैन ने अंदाजा लगाया। बेटियां बादशाहों की भी रुखसत होती हैं, जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं। मैं बस ये सोच रहा हूँ अकदस अप्पो इस मगरूर इंसान के साथ कैसे एडजस्ट करेंगी। इस बार जुहान ने कहा। हाँ, काफी रौब और दबदबे वाला लग रहा है, बेटा ऐसे है जैसे हम पर एहसान कर रहा है। सिकंदर को उसकी बात सही लगी। काफी पहुंची हुई चीज लग रहा है मुझे भी। रेहान भी इत्तेफाक करता बोला, इज्जत कर, प्राइम मिनिस्टर है। सिकंदर ने मिलानती नजर से उसको देखकर कहा, ना कर मजाक। रेहान को हैरत हुई। सच है, तू किस दुनिया में रह रहा है? सिकंदर ने गोया उसकी अकल पर मातम किया तो रेहान हैरत से आतिश को देखने लगा। तूने पहले क्यों नहीं बताया कि इतनी बड़ी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है? रेहान ने उसको देखकर कहा। मुझे पता नहीं था ना कि आतिश लुगारी के हिस्से का काम तुम करते हो, जो तुम्हें आसपास का होश नहीं रहता और ना किसी चीज का पता है।
जवाबन सिकंदर ने तंज किया तो रायन ने चुप सादिर कर ली। ये लोग काफी इंतजार करवा रहे हैं, अगर इंटरेस्ट नहीं था तो वक्त ना देते, क्या इनको हमारी पोजीशन का इल्म नहीं? इशाल ने उकताहट भरे लहजे में कहा। 5 मिनट इंतजार करूंगा, उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे। आतिश का लहजा खतरनाक हद तक संजीदा था। अस्सलाम वालेकुम। भारी गंभीर आवाज पर सबने डाइनिंग रूम के दरवाजे की तरफ निगाहें की थी, जहां कॉटन के ब्राउन कलर के शलवार कमीज में मबलूस, कंधों पर व्हाइट शाल ओढ़े असीर मलिक खड़ा था। ये लड़की का बाप तो तुम्हारी उम्र का है। इशाल असीर को देखकर इम्प्रेस होती 27 लहजे में आतिश को देखकर बोली तो जाने क्यों वो उसको देखकर ठटक गया, जिस वजह से वो इशाल की बात पर गौर न किया था, वरना अच्छा खासा जवाब देता। जबकि उसको अता देखकर सारी कजन्स पलटन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी तो इशाल भी आतिश को खड़ा होने का इशारा करने लगी तो अपनी अना को दरमियान में ना लाता वो भी खड़ा हुआ। वालेकुम अस्सलाम। उन लोगों ने सलाम का जवाब दिया तो असीर एक सिंगल सोफे पर बैठ गया तो वो लोग भी अपनी जगह दोबारा बैठ गए। ये क्या था? इशाल वापस बैठी हैरत से बड़बड़ाई। उसको यंग जनरेशन का खड़ा होना समझ नहीं आया था। एहतराम। आतिश ने एक लफ्जी जवाब दिया। आफाक लुगारी नहीं आए? असीर ने संजीदगी से सवाल किया। रास्ते में हैं। आगे आतिश अभी कुछ कहने लगा था जब हवेली के मुलाजिम के साथ आफाक लुगारी को आता देखकर इशाल बोल पड़ी थी। अब लड़की को बुलवा लेना चाहिए। वर्दा लुगारी ने कहा तो कजन पटन पूरी खड़ी हो गई थी। लगता है इनकी बैठने की जगह पर चूटियां हैं जो बार बार ऐसे उछल रहे हैं। उनको एक बार एक साथ खड़ा होता देखकर आतिश ने अपना सर नफी में हिलाता बोला था, तुम लोग अकदस को ले आओ। फहा ने कहा तो वो पांचों एक साथ डाइनिंग रूम से निकल गए, जिस पर आतिश को समझ न आया कि वो क्या रिएक्ट करे। हर एक का सर घुमाने वाला का सर आज इस कजन पटन ने घुमा दिया था। कुछ मिनट्स गुजरे कि अकदस उनके दरमियान डाइनिंग रूम में दाखिल हुई थी। उसको आता देखकर आतिश अब थोड़ा रिलैक्स हुआ था, लेकिन थोड़ा, क्योंकि वो जिस सोफे पर बैठी थी उसके बिल्कुल पास जुहान उसके साथ बैठा था। बाकी चारों उसके पीछे खड़े हो गए थे। आतिश ने खासी नापसंदीदा नजर से जुहान को देखा जो कंफ्यूज सी अकदस को देख रहा था। वो अनजान था कि दोनों के दरमियान 6 साल का एज डिफरेंट था। दूसरा, वैसे भी ये चीज़ उसको काफ़ी नागवार लग रही थी। क्यों? इस बात से वो अनजान था। माशाल्लाह आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है। वर्दा लुगारी ने मुस्कुराकर अकदस को देखकर कहा तो महा ने उसके कंधे पर हाथ रखा था, चेहरा दूसरी तरफ किए आतिश जबकि खुद पर जब्त करने में मसरूफ था। लेकिन एक ख्याल के तहत उसने लजुमात से सजी टेबल को देखा, फिर एक जूस का गिलास अपने हाथ में पकड़ा और सबसे एक तायराना नजर डाले। किसी का भी ध्यान खुद पर ना पाकर आतिश ने जूस अपने कपड़ों पर गिराया। उफ! आतिश अपनी कमीज झाड़ता परेशानी से खड़ा हुआ था, जो कि मसनूई थी, जबकि बाकी सब भी परेशानी से उसको देखने लगे। सॉरी, जाने ये कैसे हो गया। खैर, वॉशरूम कहाँ है? आतिश उनको देखकर पूछने लगा। जिनी साहब को वॉशरूम तक छोड़ आओ। जुहान ने चाय सर्व करती मुलाजमा से कहा तो आतिश, जो पहले ही उस पर भरा हुआ था, जुहान की ऐसी बात पर उसको मजीद ताव आया, लेकिन सब्र का कड़वा घूंट भरकर खामोश हो गया। आई थिंक किसी फैमिली मेंबर्स को आना चाहिए। आतिश ने खा जाने वाली नजर से उसको देखकर कहा तो इशाल ने नागवारी से उल्टा आतिश को देखा, जिसको उसका जुहान को ऐसे देखना पसंद ना आया था। आपको वॉशरूम जाना है ना तो जाएं, फिर साथ कोई भी उससे क्या फर्क पड़ता है। इशान ने खौफजदा लहजे में कहा। महा आपको वॉशरूम तक छोड़ आती है। उसके चेहरे पर छाई नागवारी देखकर महा जल्दी से आगे बढ़कर बोली, तुम यहीं बैठो, आए आपको मैं ले चलता हूँ। सिकंदर महा को तुम्बिया करती नजर से देखता आतिश को देखकर बोला, और मैं भी। रैन ने भी हिस्सा डाला। अकदस आप जाएं। फहा ने अकदस को कहा तो वो सटपटाई, जबकि आतिश के चेहरे पर फातिहाना किस्म की मुस्कुराहट आई थी। चलो, कोई तो अक्लमंद इंसान रहता है यहाँ। फहा को देखकर आतिश बड़बड़ाया, आओ भी अब। अकदस को कश्मकश में मुब्तला देखकर आतिश ने कहा तो मरता क्या ना करता। मसादिक अकदस उठ खड़ी हुई। आए। अकदस ने आने का कहा तो वो इसके पीछे पीछे चलने लगा। ये तुम्हारी सारी कजन पलटन यहीं रहती है? डाइनिंग रूम से बाहर निकलते ही आतिश ने उससे पूछा। नहीं, ये आज आए हैं। अकदस ने मुख्तसर जवाब दिया। और बिल्लियों की जैसी आंखों वाला? जो तुम्हारे साथ बैठा था वो क्यों बैठा था? आतिश की इस बात पर अकदस ने रुक कर उसको घूरा। हानि की आंखों का रंग नीला है तो आप उसको नीली आंखों वाला बोल सकते हैं। बिल्लियों की आंखों वाला नहीं।
अकदस ने उसकी बात पर महज इतना कहा। बिलू आंखें तो बिल्लियों की होती है ना? आतिश ने नाक मुंह चढ़ाया। उसकी आंखों का रंग नीला है। अकदस ने अपनी बात पर जोर दिया। तो नीले को इंग्लिश में बिलू ही कहा जाता है। इंग्लिश नहीं पढ़ी क्या तुमने? आतिश को जैसे अफसोस हुआ। इतना ज्यादा नहीं पढ़ी। खैर अब आप आए। अकदस ने सर झटक कर उससे कहा। अच्छा एक बात सुनो। आतिश उसके पीछे पीछे चलता बोला। सुनाए। अकदस ने बेजारगी से कहा। हम तुम एक कमरे में बंद हो। आतिश अकदस को देखता काफी रुमानी अंदाज में बस इतना गाना गाता खामोश हो गया। और उसके बरक्स अकदस ने खासे चुभे लहजे में आगे गाने का इशारा किया। और चाबी खो जाए। उसके बाद सोचा आगे क्या होगा। आतिश दांतों की नुमाइश करता आखिर में उससे पूछने लगा। और हम चाबी ढूंढने लग जाएंगे। अकदस चबा चबा कर जवाबन बोली तो आतिश का दिमाग भाग से उड़ा था। वो खासा बदमजा होता अकदस को देखने लगा जो अब उसको इग्नोर करने में लगी हुई थी। इंतहाई की कोई अनरोमांटिक लड़की हो। आतिश उसको खा जाने वाली नजर से देखकर बोला। तभी उसकी नजर दीवार पर मौजूद तस्वीर पर गई तो वो चौंक सा गया जहां दीवार पर हवेली के सब लोगों की तस्वीरें चिपसा थी। आतिश की नजर एक बड़ी तस्वीर पर रुक सी गई थी जहां बादामी कलर के शलवार कमीज में असीर कुर्सी पर शान से बैठा था और इसके साथ मुस्कुराती हुई फहा बैठी थी जबकि उनके पीछे अकदस अरमान और महा खड़े मुस्कुरा रहे थे। ये उन पांचों की तस्वीर थी एक साथ जिसमें आतिश अकदस को नहीं बल्कि अरमान को गौर से देख रहा था जिसने तस्वीर में सैम असीर की जैसी ड्रेसिंग की हुई थी। दोनों की शख्सियत में कोई फर्क ना था। वो हूबहू उसको असीर जैसा लगा था। ये कौन है? आतिश ने बेसाख्ता अरमान की तस्वीर की तरफ इशारा करके पूछा। ये हमारा भाई है मान। अकदस ने बताया। कहाँ है? आतिश ने गौर से उसको देखकर पूछा। लंदन रहता है। अकदस ने नजर चुराकर जवाब दिया तो आतिश खामोश हो गया। वॉशरूम? कुछ कदम चलकर एक जगह अकदस ने उसको लाकर कहा तो आतिश खामोशी से वॉशरूम में दाखिल हो गया था। वो डाइनिंग रूम में वापस आए तो हर कोई उनका इंतजार कर रहा था जिस पर अकदस जहां पहले बैठी थी वहीं बैठ गई और आतिश इशाल के पास बैठ गया। लड़का और लड़की ने पहले से मुझे लगता है कि अब बात को आगे बढ़ाना चाहिए। आफाक लुगारी आतिश को बैठा देखकर अभी कुछ कहने लगे थे कि जब आतिश उसकी बात दरमियान में काट कर बोला। बात बढ़ाने से पहले मैं हम एक बात करना चाहेंगे। असीर ने संजीदगी से भरपूर लहजे में कहा। आपको जो बात करनी है वो बिला झिझक करें। आपकी बेटी को हमारी तरफ से कोई भी तकलीफ नहीं होगी। वो जो चाहेगी उसको मिलेगा। आफाक लुगारी ने उसकी बात पर कहा। जी शुक्रिया। बात आगे बढ़ाने से पहले कोई भी फैसला लेने से पहले हम आपके बेटे यानी आतिश लुगारी का करेक्टर सर्टिफिकेट देखना चाहेंगे। असीन ने कहा तो उसकी बात पर हर कोई खामोश हो गया। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वो ऐसी भी कोई डिमांड कर सकता है। लेकिन अकदस ने घबराकर आतिश को देखा था जिसका पूरा चेहरा खून झलकाने की हद तक सुर्ख हो गया था। इतने सारे लोगों के सामने असीर का उससे करेक्टर सर्टिफिकेट का कहना किसी तमाचे से कम ना लगा था। दूसरा उससे कभी किसी ने ऐसी चीज देने का कहा भी नहीं था। करेक्टर सर्टिफिकेट? आफाक लुगारी ने काफी मुतज्जिब नजर से उसको देखा। अमूमन लड़की का बाप होने वाले दामाद की जॉब या कमाई और डिग्री से के मुतालिक बात करता है लेकिन यहाँ मामला किसी और चीज का निकल आया था। जी स्कूल से निकलवाया होगा ना? असीर ने कहा तो आफाक लुगारी और वर्दा लुगारी एक दूसरे के अपोजिट चेहरा देखने लगे जबकि इशाल आतिश को वो जानती थी। आतिश एक इंसान था जिसको अपनी जात के मुतालिक कोई भी गलत कमेंट या गलत बात बर्दाश्त ना होती थी। कलेक्टर सर्टिफिकेट का आपने क्या करना है? आपके सामने बैठा हूँ। जो पूछना है पूछ लीजिए। क्योंकि यूं कलेक्टर सर्टिफिकेट मांगकर आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। आतिश ने बड़े जब्त से खुद को कुछ भी सख्त कहने से रोककर इतना कहा। हम बेटी के वालिद हैं। हमें पता होना चाहिए कि जिस शख्स को हम अपनी बेटी का हाथ दे रहे हैं वो कैसे किरदार का मालिक है। उसका कोई किरदार है भी या नहीं। हमारा नहीं ख्याल कि एक सर्टिफिकेट से आपको इतना ओवररिएक्ट करना चाहिए। आपके बारे में जानना हमारा हक है। आपका करेक्टर सर्टिफिकेट देखकर हमें पता चलेगा कि जो खबरें टीवी पर आपके मुतालिक आती हैं वो सही होती हैं या महज खबरें ही होती हैं। असीन ने उसके बरक्स काफ़ी तहम्मुल का मुजाहरा किया। बाकी सब लोग खामोश तमाशाई का रोल प्ले कर रहे थे। अगर ऐसी बात है तो हर डॉक्यूमेंट्स की तरह करेक्टर सर्टिफिकेट भी गलत हो सकता है। आतिश ने उसकी बात के जवाब में बस ये कहा। वो गलत नहीं होता।
آپ وہ میرے سامنے کریں، اس کے بعد ہم کوئی فیصلہ لیں گے، اسیر نے کہا تو آتش نے کاٹ کھاتی نظروں سے زوحان کے ساتھ بیٹھی اقدس کو دیکھا جو اس کے ایسے دیکھنے پر نظر جھکا گئی تھی۔ اس کا دل زور و شور سے دھڑک رہا تھا۔ آتش پر اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، وہ جانتی تھی آتش فشر کی طرح پھٹنے میں وقت نہ لگائے گا اور کسی کا کوئی لحاظ نہیں کرے گا۔ میں آتش لغاری ہوں، میں نے کبھی اپنی ذات کے متعلق کسی کو صفائی پیش نہ کی، کردار کی صفائی دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ آتش اپنی جگہ جھٹکے سے اٹھ کر بے لچک انداز میں گویا ہوا تو ریان اور سکندر نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تیرا کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے؟ سکندر نے ریان سے پوچھا۔ ہاں، لیکن اس سرٹیفکیٹ میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھنے کی میں نے کبھی زحمت نہیں کی، ریان نے بتایا۔ سیم یار، جس طرح ماموں نے سرٹیفکیٹ مانگا ہے اور جس طرح آتش لغاری ریئیکٹ کر رہا ہے، ایسے میں لگ رہا ہے کہ گھر جا کر پہلی فرصت میں اس کو دیکھنا پڑے گا۔ سکندر اپنی داڑھی میں ہاتھ پھیر کر جواباً بولا۔ بابا سائی نے ایوی کریکٹر سرٹیفکیٹ کی ڈیمانڈ کی ہے، ورنہ مہا نے کبھی ان کو کسی لڑکی کے ساتھ نہیں دیکھا۔ نیوز والوں کا تو دماغ خراب ہے، مہا نے ایشا کو دیکھ کر کہا۔ کیا تم آتش لغاری کی پرسنل اسسٹنٹ ہو؟ ایشا نے اس کی بات سن کر سوال کیا۔ نہیں، مہا نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتی ہو؟ اگلا سوال۔ نہیں، وہی جواب۔ اس کو ہر جگہ فالو کرتی ہو؟ بالکل بھی نہیں۔ اس بار مہا نے اپنا سر زور شور سے نہ میں ہلایا تھا۔ پھر تمہیں کیا پتا کہ اس کا کردار کیسا ہے؟ خالو نے جو کیا ہے وہ ایک صحیح بات ہے، ہر باپ کو ایسی تسلی کرنی چاہیے۔ ایشا اس کے جواب پر اپنا سر نفی میں ہلا کر بولی۔ لیکن لوگ تو ڈگریاں چیک کرتے ہیں، مہا نے کہا۔ ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، ایشا نے بتایا۔ اچھا، تو ان کا حال دیکھ کر مہا نے سوچ لیا ہے کہ جب اس کی باری آئے گی تو اپنے والے کو کہے گی کہ کریکٹر سرٹیفکیٹ گلے میں تعویذ کی طرح پہن کر آئے تاکہ پہلی بار میں ایسی بدمزگی ہو ہی نہ۔ مہا نے غصے سے لال بھبو ہوتا آتش کا چہرہ دیکھ کر گہرا سانس بھر کر کہا۔ بیٹھ جاؤ پرسکون ہو کر، ہر بات کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہتا۔ اس میں تمہاری کوئی انسلٹ نہیں، تمہاری انسلٹ تب ہوتی جب آپ نے اپنے آنے کا بتایا اور ہم نے انکار کر لیا ہوتا۔ اسیر نے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تو اپنے ہونٹوں کو سختی سے بیچتا آتش واپس بیٹھ کر اپنے پاؤں جھلانے لگا۔ کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ کے لیے زندگی اور موت کی طرح ضروری ہے تو ٹھیک ہے، وہ آپ کو مل جائے گا، آپ دیکھ لینا، لیکن ابھی کیا جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس بارے میں بات ہو جائے، میرا آدمی سرٹیفکیٹ لے کر آ جائے گا کچھ وقت میں۔ آفاق لغاری نے کہا تو اسیر نے سر جنبش دینے پر اتفاق کیا، لیکن آتش خاموش رہا۔ جبکہ وردہ لغاری نے کال پر گارڈ سے مختصر بات کر کے اندر آنے کو کہا تو ان کو ڈھیر سارا سامان لاتا دیکھ کر ہر کوئی اپنی جگہ حیران ہو رہا تھا۔ یہ سارا سامان اور مٹھائیاں بھی لگتا ہے کسی نے شورٹی دی تھی کہ ہاں ہوگی، سکندر حیرانگی سے بولا اور اس کے الفاظ یہ اقدس کے کانوں پر بھی پڑے تھے جس پر وہ اپنی جگہ چور سی بن گئی تھی۔ ان کی تکلفات کی کیا ضرورت تھی؟ فہم مٹھائیوں، فروٹس کے ٹوکرے اور دیگر سامان دیکھ کر وردہ لغاری سے بولی۔ زیادہ تو نہیں، بس ان سارے ڈریس سے آپ کو ایک جوڑا اقدس بیٹی کو دے کر تیار کریں تاکہ پھر منگنی کی رسم ادا ہو، باقی کے سارے فنکشن تو بہت دھوم دھام سے ہوں گے، وردہ لغاری نے کہا تو فہا نے اسیر کو دیکھا جس نے نظروں ہی نظروں میں حامی بھری تو فہا اقدس کی طرف بڑھی۔ اس اسٹوری کو یہیں پر ہی اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ پارٹ میں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا، میرے ساتھ جڑے رہیے۔ اسٹوری اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب، تھینک یو، بائے بائے۔